नमस्कार दोस्तों, विक्की टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं वर्णमाला से जो है पार्ट 3 वीडियो हम लोग देख लेते हैं, जो हिंदी व्याकरण का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसके पहले जो है पार्ट 2 तक जो है हम आपको जो है 136 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही अच्छे ढंग से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वर्णमाला में हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन हम लोग देख रहे हैं। जितना प्रीवियस क्वेश्चंस विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है, उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट भी हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पार्ट 3 से हम लोग देख लेते हैं, अपना क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिएगा 136 के बाद 137 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 137 नंबर, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है। तो महाप्राण के लिए आपको हम बताए थे कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ठ जो है ट वर्ग का जो है दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अंगा का भी कंठ होगा, ग का भी क्या होगा, कंठ होगा। ठ का क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो महाप्राण व्यंजन वर्ग में जो है दूसरा और चौथा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 138 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 139, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे, क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है आपका महाप्राण होता है, तो याद रखेंगे। अल्प प्राण में आप क्या याद रखेंगे कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है। सुमेलित का मतलब कौन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, अघोष में आपको हम बताए थे किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो ग जो है तीसरा वर्ण है तो नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर अल्प प्राण में आपको हम क्या बताए थे, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो यहाँ पर देखिएगा फ भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा यहाँ स लिखा गया है, तो क्या ये उष्म है, तो बिल्कुल उष्म है। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तलावे श, मूर्धन्य श, दंती श और ह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 140 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। देखिए सघोष का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है ना। और महाप्राण का मतलब होता है कि दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो इसमें से हम लोग कॉमन ढूंढ लेंगे, तो कॉमन जो है 4 है, यानी कि चौथा वर्ण हमको चाहिए। चौथा, किसी वर्ण का चौथा वर्ण, तो चौथा इसमें से ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 141 का बी। तो देख लीजिए ये जो है झ जो है आपका जो है सघोष भी यहाँ पर हो जाएगा और महाप्राण भी आपका हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 142 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे कि कामता प्रसाद गुरु ने बाहा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु जो हैं बाहा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके अनुसार व्यंजन के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5, अगर कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं तो 3, विशेषण के कितने भेद होते हैं तो 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, मतलब व का उच्चारण स्थान किससे होगा।
तो आपको हम बताए थे कि दंत और ओष्ठ से होता है, तो दंतोष्ठ वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है? तो स्पर्श संघर्षी में हम आपको बताए थे च, छ, ज और झ, ये जो वर्ण है ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 145 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत ओष्ठ है? दांत और ओष्ठ के माध्यम से व का उच्चारण होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहे कि थ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो दंत हो जाएगा। कहे कि म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ओष्ठ हो जाएगा। कहे कि फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ओष्ठी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 146 नंबर देख लेते हैं। 146 नंबर कह रहा है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। तो स्पर्श का मतलब जो है यहाँ क से लेकर म तक वर्ण आना चाहिए। सारे ऑप्शन में जो है क से लेकर म तक है, हाँ नहीं है तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद घोष का मतलब क्या होता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो भ जो है चौथा है, ठ जो है दूसरा है और पांचवा तो होगा, 5, 3, 4, 5 इसका क्या है? पहचान है। महाप्राण का क्या है पहचान? 2 और 4 है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब क्या कि प वर्ग वाला होना चाहिए। तो इसी से देखिए छट जाएगा सब। ये जो प वर्ग में नहीं आता है तो होगा नहीं, ह तो पहले ही नहीं होगा, उसके बाद थ नहीं होगा। केवल हम लोग ओष्ठ ध्वनि से ही हम लोग छांट सकते हैं, क्योंकि प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। तो आप देख भी सकते हैं प वर्ग में ये नहीं आएगा, ह भी नहीं आएगा और थ भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? भ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 146 का। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 147 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, मतलब ब जो है किस प्रकार का है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पर ब जो है ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्पर्श के अंतर्गत आता है, ये भी बढ़िया है। ऑल प्राण का मतलब क्या होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो देखिए ब तीसरा वर्ण है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब देखिएगा अघोष का मतलब होता है, अघोष का मतलब क्या होता है कि पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो ब जो है तीसरा वर्ण है, ब तो तीसरा वर्ण है किसी वर्ण का। तो ये ऑप्शन जो है यहीं पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा ब का उच्चारण जो है दंत ओष्ठ है। यहाँ देखिएगा ये तो दंतोष्ठ तो ब का होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर भी सी में भी गिर दिया है दंतोष्ठ, तो ये भी नहीं होगा। और देखिएगा अगर इसमें चेक करते हैं तो महाप्राण का मतलब क्या होता है? दूसरा और चौथा वर्ण। तो देखिएगा तो ये ना दूसरा वर्ण है ना ही चौथा वर्ण है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस में थोड़ा सा गलत क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन आप समझ चुके हैं यहाँ चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 148 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने का कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होगा स्वर होगा, काल होगा, स्थान होगा, प्रयत्न होगा और अनुप्रदान होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 149 नंबर देखिए, 149 कह रहा है कि निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष का मतलब बताए हैं किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और अल्पप्राण का मतलब बताए हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है कॉमन।
तो किसी वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, देखिए तो पहला वर्ण जो है कबर का क है, तबड़ का त है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 149 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 150 नंबर देख लीजिए। 150 कह रहा है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपका युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है जी, युग्मक ध्वनि है। तो 150 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि आधा अक्षर के बाद अगर पूरा अक्षर दे देता है बाद में, तो वहाँ पर जो होता है युग्मक ध्वनि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 151 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ये अंग और ये ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन जो है शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती है, मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उत्क्षिप्त ध्वनियों की संख्या पूछे तो 2 होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 152, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। कह रहा है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है य का सूचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा य का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तालु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153, कर एक क व्यंजन के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। अल्प प्राण पहला है इसमें ए में, तो अल्प प्राण के लिए 1, 3, 5 बताए थे, तो पहला वर्ण है तो फॉलो कर रहा है। अघोष में आपको क्या बताए थे, 1 और 2, तो ये पहला वर्ण है, ये भी अघोष सही है। स्पर्शी का मतलब स्पर्श व्यंजन, यानी कि क से लेकर म तक, तो ठीक है क इसमें दिया है। कंठ ध्वनि क का उच्चारण कंठ से होता है, तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए। कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वही अनुनासिक व्यंजन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155, निम्नलिखित में से कौन सा पसच स्वर है। पसच स्वर है, तो इसमें जो आपको बताया थे आ जो होगा पसच स्वर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो कंठ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 156, प्रयत्न के आधार पर ये ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है। कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका पार्श्विक ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 157 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। कौन सा जो स्वर है मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर की संख्या जो होती है 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है। तो बताइए कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 158, कह रहा है किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो वो शब्द जो है आपका एक ही शब्द यहाँ पर दिख रहा है, आपका अत्यंत दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे अत्यंत, उस न के बदले में ये अनुस्वार हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 159 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर जो होते हैं किसके अंतर्गत आएंगे, अघोष के आएंगे कि अल्प प्राण के आएंगे कि महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो होंगे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 160, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ अवर ये जो आ दिया है ये कैसा स्वर है। ये जो है आपको हम बताए थे कि अ और आ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है, तो कंठ स्वर हो जाएगा। तो 160 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 161 नंबर देखिए। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष का मतलब किसी वर्ग का पहला और दूसरा,
महाप्राण का मतलब किसी वर्ग का दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर देख लेंगे दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन जो है 2 है। तो दूसरा कौन सा होगा, तो क वर्ग में दूसरा यही वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 161 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है गलत, जो गलत होगा वही यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, बिल्कुल सही कह रहा है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका एक साथ कैसे होगा, नहीं होगा ना। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत होगा। तो जो गलत होगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विसर्ग कंठ वर्ण है, बिल्कुल विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, तो ये सही है। 6 जो है संयुक्त व्यंजन है, ये बिल्कुल सही कर रहा है। याद रखिएगा कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं होता है, तो नहीं होता है तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 163 नंबर। देखिएगा कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला के में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आपको बताना है कि कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो ध्यान रखिएगा, 11 जो होंगे स्वर होंगे और 35 जो हो जाएंगे उसके अनुसार व्यंजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 164। अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा पाँव जो हो जाएगा अनुनासिक वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुनासिक में आपको हम क्या बताए थे कि जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु दिया रहे वह शब्द जो होता है अनुनासिक होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165। कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 166। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें याद रखिएगा, उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 166 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द जो है यहाँ पर क्या है, क्यारी है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। याद रखिएगा हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन होते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 168 नंबर देख लीजिए। 168 कह रहा है कि किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। किन के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अल्प प्राण होते हैं इन्हीं के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 169। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो अल्प प्राण नहीं है तो कौन नहीं होगा, पहला तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण होगा, इसके अंतर्गत जो नहीं आएगा वही अल्प प्राण नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो है ख जो है दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 170। कह रहा है क जो है व्यंजन है, क किस प्रकार का व्यंजन है। तो क जो है अघोष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया है पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष होता है। देखिए पहला क आ गया तो ये अघोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 171 देख लीजिए। कह रहा है कि किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है। बिना टकराए बाहर आती है, तो ध्यान दीजिएगा ये अघोष में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 172 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रों में गूंज पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अघोष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 173। इनमें अयोगवाह स्वर है। तो अयोगवाह वाला तो 2 ही होता है, तो यहाँ पर देखिएगा एक तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक अंग होता है और एक जो होता है अ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन 174।
कह रहा है कि अंग और आते हैं तो अयोगवाह में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 175, कह रहा है किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। तो पंचम अक्षर का प्रयोग जो है किस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये अंगूठी में पंचम का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 176 नंबर देखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। तो उत्क्षिप्त में ये आपका ढ है, एक अंगा जैसा ये होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह का उच्चारण स्थान याद रखिएगा क्या होता है जी, तालु होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 177 नंबर देख लीजिए। 177 कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। जैसे स्वर रहित का मतलब क्या है, क व्यंजन है, इसको लिख रहे हैं तो इसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएं। क्या लगाए हैं, हलंत लगाए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हलंत बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 178 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी में आपको बताए थे च, छ, ज और झ जो होता है स्पर्श संघर्षी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 179, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अर्ध स्वर वाला इसमें यह है जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। देखिएगा 180 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बैल में जो है 2 मात्रा का ऐसे प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा। और बेल में जो है ए का प्रयोग हुआ है, ए का, इसमें जो है ए मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों मात्रा जो है दीर्घ वाला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए और बी जो होगा दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 181 नंबर, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मानक रूप वाला वर्ण जो है आपका क है, यहाँ पर ल भी है और प भी है, लेकिन ये वक्त जो है मानक रूप वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ल और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क का क्या होता है, कंठ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 182 नंबर देख लीजिए, कह रहा है वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। तो वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करेंगे तो उसे बोला जाता है संधि विच्छेद बोला जाता है क्या, नहीं, वर्ण विच्छेद सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 183, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी कि झ का उच्चारण तालु से होता है, बिल्कुल सही है। ख का उच्चारण कंठ से होता है, बिल्कुल सही है। ट का उच्चारण दंत से होता है, नहीं, यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 184, कौन सी 2 ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 185 नंबर, स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है, नहीं, बिना किसी की सहायता से होता है, बिल्कुल सही है। स्वरों का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 186 देख लेते हैं, जिस स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। जहाँ 2 मात्राएं लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं जी, दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर देखिएगा 187 नंबर, कह रहा है कि लुंठित ध्वनि है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका र जो है कैसा ध्वनि है, लुंठित ध्वनि है, तो 187 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 188, इनमें से समवृत्त स्वर कौन सा है। तो आपको हम बताए थे समवृत्त स्वर के बारे में कि याद रखिएगा, छोटी ई और बड़ी ई जो है समवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 189,
इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? तो स्वर के बिना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 189 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 190 कह रहा है 190 नंबर कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य का मतलब होता है गलत, जो गलत होगा वहीं आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सभी विसर्ग सघोष हैं, तो विसर्ग सघोष होते ही नहीं है, तो यहीं गलत दिया है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, तो बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, पहला और दूसरा जो होता है अघोष होता है, बिल्कुल सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो था आपका गलत था, वही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 191 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का मतलब कि जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये छ जो है दो व्यंजनों के मेल से बना है, क हलंत धन स के मेल से ये छ बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? तो ये जो बना हुआ है ज हलंत धन य के मेल से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 193। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो याद रखिएगा, इसको हम बताए भी थे आपको, ये जो आता है क के बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 194 का, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बना है क हलंत धन स के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 195। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो कंठ जो है ग का हो जाएगा, क वर्ग वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 196, ग ज छ च ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हैं तालव्य वाला मतलब च वर्ग, महाप्राण वाला का मतलब कि 2 और 4, घोष वर्ण का मतलब कि 3 4 5। तो सबसे पहले कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन जो है चौथा है। तो चौथा वर्ण कोई है क्या इसमें से? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि चौथा तो है ही नहीं। तो ना इसमें महाप्राण दिया है इसमें, और ना ही आपका जो है आपका महाप्राण तो है यहाँ पर, छ जो है दूसरा वर्ण है तो महाप्राण है, लेकिन इसमें से घोष नहीं है। इस तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में आपको ऐसा कहीं भी वर्ण नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 197। करें किसके उच्चारण में वत्सर्य की सहायता ली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, स के उच्चारण में वत्सर्य की सहायता ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका उच्चारण स्थान जो होता है आपका दंत होता है, इस स का उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 198। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा, अल्पप्राण में 1 3 5 होता है, अघोष में क्या होता है 1 और 2 होता है। तो दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा? तो दोनों में एक कॉमन है, यानी कि पहला वर्ण हमको देखना है। तो पहला वर्ण देखिएगा, ये च दिया है, तो च आंसर हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि मूर्धन्य वाला नहीं है। मूर्धन्य का मतलब जो होगा ट वर्ग वाला होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। तो पहला चुनना है तो ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 198 का आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 199। दंत्य वत्सर्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष का मतलब कि 1 2, अल्पप्राण का मतलब 1 3 5। तो दोनों में पहले कॉमन देख लेते हैं, 1 है, तो पहला वाला वर्ण चुनना है। और दंत का मतलब जो होता है यहाँ पर त वर्ग वाला आना चाहिए, तो पहला चुनना है। तो पहला में त, देखिए त यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। 199 का डी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 200 है। ओष्ट अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो अल्पप्राण वाला सबसे पहले निकालते हैं, 1 3 5। घोष वाला होता है 3 4 5 होता है। इसमें कॉमन कौन सा है? तो 5 वाला कॉमन है, तो 5 वाला रहने देते हैं, ठीक है ना। तो पांचवा वर्ण देख लीजिए कौन सा दिया है,
ध्यान दीजिएगा, पांचवा तो वर्ण ऑप्शन में तो है ही नहीं, पांचवा से तो निकल ही नहीं सकता है। अब देखिएगा इसमें जो है तीसरा वाला भी कॉमन है, तो तीसरा देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए बी जो है ओस्ट के अंतर्गत आता है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 201 नंबर, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो महाप्राण के लिए 2 4 होता है, और घोष के लिए क्या होता है, 3 4 और 5 होता है। तो दोनों में से कॉमन हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये 4 वाला क्या है, कॉमन है, तो चौथा वर्ण देखते हैं। दिया है चौथा, देखिए व वाला चौथा वर्ण दिया है जो ओष्ठ के अंतर्गत आता है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 202, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो महाप्राण का ट्रिक हम बताए थे कि 2 और 4 है, अघोष व्यंजन का क्या होता है, 1 और 2 होता है। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 2 कॉमन है, तो दूसरा वर्ण देखेंगे। तो दूसरा क्या दिया है यहाँ पर, 6 दिया है, तो ये मूर्धन्य में आता है। मूर्धन्य का मतलब जो होता है आपका ट वर्ग, तो ट वर्ग में नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। ये ठ आता है और दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 203 नंबर, पर किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? सभी स्वर जो है दीर्घ है। यहाँ पर देखिएगा छोटी ई जो है दीर्घ वाला नहीं है, तो ऑप्शन यही कट गया, ठीक है ना। यहाँ पर अ जो है दीर्घ नहीं है, तो यही कट गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बड़ी ई, ए ओ औ, ये जो है दीर्घ वाला ऑप्शन है, तो 203 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 204 नंबर देख लीजिए। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो अल्पप्राण में 1 3 5, और घोष में क्या चुनना है, 3 4 5। तो यहाँ पर देखते हैं 3 वाला कॉमन हो रहा है और 5 वाला कॉमन हो रहा है, तो तीसरा और पांचवा वर्ण देखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर तीसरा और पांचवा वर्ण, यहाँ पांचवा वर्ण तो दिया ही नहीं है, तो जब पांचवा वर्ण नहीं दिया है तो तीसरा वर्ण ढूंढेंगे, तो तीसरा ड यहाँ पर दिया है जो मूर्धन्य के अंतर्गत भी आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 205, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो महाप्राण के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। घोष वर्ण के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा और पांचवा हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, चौथा कॉमन है। तो 4 वाला देखिएगा, ये घ जो है चौथा है लेकिन तालव्य के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। ये झ जो है चौथा है, तालव्य के अंतर्गत आएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 206 नंबर, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो महाप्राण में दूसरा और चौथा, अघोष में आपको देखना होगा पहला और दूसरा, और दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कॉमन है, तो दूसरा वर्ण देखना होगा। तो ठ जो है दूसरा वर्ण है लेकिन तालव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो गलत हो जाएगा। छ जो है दूसरा वर्ण है, तालव्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 207 नंबर, कह रहा है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो महाप्राण वाला देखते हैं, दूसरा चौथा, और घोष वाला आपको हम बताए हैं तीसरा चौथा पांचवा। तो देखिएगा इसमें 4 और 4 क्या है, कॉमन है, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए और चौथा वर्ण ढूंढिए। तो चौथा वर्ण जो है ये ध है, तो ध जो है चौथा वर्ण ठीक है, लेकिन ये कंठ के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। ये घ जो है चौथा वर्ण है और कंठ के अंतर्गत आता भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 208 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि दंत वश्चर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा आपको महाप्राण में हम क्या बताए हैं, महाप्राण में दूसरा और चौथा बताए हैं, घोष व्यंजन में क्या बताए हैं, तीसरा चौथा और पांचवा। और दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जो है चौथा है, तो चौथा देखिएगा। और इधर दंत भी देखना है, यानी कि दंत का मतलब कि त वर्ग वाला आपको देखना है, त वर्ग वाला ये नहीं है,
ये नहीं है। अब बचा थ और ध, तो थ जो है दूसरा है तो नहीं होगा, चौथा ध है तो यही ऑप्शन होगा। 208 का हो गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 209 नंबर कह है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अघोष का मतलब होता है पहला और दूसरा वर्ण। कॉमन कौन है इसमें, कॉमन जो है पहला है, तो पहला यहाँ पर लिख देते हैं। और मूर्धन्य में ट वर्ग वाला देखना है, तो देखिएगा यहाँ पर खुद ट दिया हुआ है, पहला भी है और मूर्धन्य भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 210 कह रहे किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट वर्ग वाला मूर्धा होना चाहिए। देखिए ट, ठ, इसके अलावा री का भी होता है और स का भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 211 कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अल्प प्राण का मतलब 1, 3, 5, ठीक है ना। कंठ अल्प प्राण, तो कंठ में क्या आ जाएगा, क वर्ग वाला, ठीक है ना। तो देखिए ये क वर्ग में नहीं आता है, ठीक है ना। ये भी क वर्ग में आपका नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो ये अंग बच गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 211 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 212 कंठ या अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अल्प प्राण 1, 3, 5 और 1, 3, 5 हो गया, और कंठ वाला का मतलब कि क वर्ग वाला। तो देखिएगा ये क वर्ग में नहीं आता है, ये भी क वर्ग में नहीं आएगा। अब बच गया यहाँ पर ग बच गया, तो ये तीसरा वर्ण है जो फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 213 नंबर देख लीजिए। 213 कह रहा है कि कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। देखिएगा 4 इसमें क्या है, कॉमन है, तो 4 इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। कंठ वाला आपको चुनना है, यानी कि क वर्ग वाला चुनना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा ह क वर्ग में नहीं आता है, क वर्ग में ह नहीं ना आता है, ठीक है। यहाँ अब 3 ऑप्शन आपके पास बचा है, तो अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ह का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से हो जाएगा, ठीक है ना। और ह जो होता है आप महाप्राण के अंतर्गत भी आता है और घोष के अंतर्गत भी आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 214 मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य वाला चुनना है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर। देखिएगा मूर्धन्य का उच्चारण स्थान ट वर्ग वाला हो जाएगा, इसके अंतर्गत री वाला हो जाएगा, र हो जाएगा और ये वाला स हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत्य है, यानी कि दांत से त का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 216 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण का मतलब कि दूसरा और चौथा किस में दिया है। देखिएगा ये पहला त वाला दिया है, तो ये होगा ही नहीं। अब ये वाला लवा तो देखते हैं इसको बाद में। यहाँ पर देखिएगा यहाँ ग जो दिया है तीसरा दिया है, तो ये होगा नहीं। अब बच गया मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, सी और डी। उसमें व्यंजन भी जो होते हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह जो होते हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 217 नंबर देख लीजिए। 217 नंबर इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु वाला च वर्ग वाला होगा, तो ज हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण में आपको डाउट है, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण हो जाएगा। अघोष वाला जो हो जाएगा पहला और दूसरा वर्ण हो जाएगा। स्पर्श वाला तो सभी यहाँ पर स्पर्श हैं, क्योंकि क से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श हैं, तो इसमें कॉमन जो है एक ही हो रहा है। तो पहले नंबर में कोई वर्ण दिया है क्या, तो पहले नंबर में यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा।
देखिएगा पहले नंबर में ये प दिया हुआ है ना, तो पहले नंबर में जैसे अल्प प्राण के लिए आपको 1, 3 और 5 बताए थे, अघोष में क्या बताए थे 1 और 2 बताए थे। तो एक वाला जो है यहाँ पर कॉमन हो रहा है ना। और स्पर्श व्यंजन तो यहाँ पर सभी है, क्योंकि क से लेकर म तक सब स्पर्श है। और ओष्ठ में देखिएगा प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 219। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। अघोष का मतलब कि 1 और 2 वाला अघोष होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ख जो है दूसरा है, तो ये अघोष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 220। घ ग ड ठ त इनमें कितने अघोष हैं। तो अघोष का मतलब पहला और दूसरा। तो देखिएगा पहला और दूसरा कितना दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं कितना दिया है। तो देखिएगा पहला वाला कितना दिया है। पहला वाला इसमें त एक ही को दिया है, ठीक है ना। तो पहला वाला का हो गया, एक हो गया, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा वाला ढूंढते हैं हम लोग। तो दूसरा वाला दिया है कहीं, दूसरा वाला ठ दिया है, तो एगो ई हो जाएगा, दूसरा वाला एगो हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 गो हो जाएगा। 220 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 221 नंबर। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष का मतलब पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो देखिएगा यहाँ ड होगा नहीं, झ होगा नहीं, ज नहीं होगा, यहाँ च हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, क्योंकि च जो है पहला वर्ण है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।